बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले तो देखना ये कि एंडोस्पोर क्या है। बैक्टीरिया के अंदर एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है कि जब बैक्टीरिया को मुख्तलिफ ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जिसमें बैक्टीरिया को लगता है कि उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, तो बाज़ दफ़ा वो अपने इर्द गिर्द कुछ प्रोटेक्शन बनाना शुरू कर देता है और वो जो प्रोटेक्शन के बनने के बाद जो बैक्टीरिया का सेल बनता है उसको हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। आगे स्पोर दो तरह से बन सकते हैं, कुछ बाज़ दफ़ा सेल के बाहर बन रहे होते हैं, उनको एक्सोस्पोर कहा जाता है। कुछ सेल के अंदर डेवलप होते हैं जिनको एंडोस्पोर कहा जाता है। आपकी बुक के अंदर जो आर्टिकल है वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन से रिलेटेड है। क्लियर? तो एंडोस्पोर की डेफिनेशन क्या है कि मैनी बैक्टीरिया कैन सर्वाइव एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ हार्श कंडीशन। जब खतरनाक और मुसीबत ज़्यादा हालात का बैक्टीरिया को सामना करना पड़ता है तो बैक्टीरिया काफ़ी लंबे अरसे तक इन मुसीबत ज़्यादा हालात में ज़िंदा रह सकता है। कैसे? वो एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको एंडोस्पोर कहा जाता है। अच्छा, एंडोस्पोर के अंदर जब बैक्टीरिया प्रोटेक्टेड हो गया, अब जाहिर बात है बाहर आ नहीं सकता क्योंकि बाहर के हालात ख़राब हैं, तो अंदर क्या करता है कि वो अपने मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर देता है। यानी इन शॉर्ट वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाता है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। और जब कोई बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं इसको हम कहते हैं ये बैक्टीरिया क्या हो गया? डॉर्मेंट हो गया। डॉर्मेंट वो बैक्टीरिया होता है जो जिंदा तो होता है लेकिन बहुत सारे अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा होता है। जैसे बंदा सोया हुआ हो तो वो जिंदा तो होता है लेकिन वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा होता। वो जैसे मैं हूँ, अगर मैं सोया पड़ा हूँ तो मैं पढ़ा नहीं रहा होता, मैं खाना नहीं खा रहा होता, मैं चल नहीं सकता, मैं भाग नहीं सकता, मैं दूसरी दुनिया की कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन बंदा जिंदा होता है। ठीक है? तो इसी तरह जो बैक्टीरिया डॉर्मेंट कंडीशन में जाता है, तो डॉर्मेंट कंडीशन वो होती है जिसमें बैक्टीरिया रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है। वो जिंदा होता है लेकिन अपनी बहुत सारी एक्टिविटी को, जैसे सेल डिवीजन वगैरह है, ग्रोथ है, उनको वो रोक देता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अंदर जो बैक्टीरिया है उसके पास मटेरियल लिमिटेड है। जिस वक्त वो रेस्टिंग कंडीशन में जाते हैं उसको बहुत थोड़ा चाहिए जिंदा रहने के लिए। अगर वो ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल करेगा तो अंदर का मटेरियल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, उसको बाहर प्रोटेक्शन से बाहर आना पड़ेगा, बाहर के हालात ख़राब है, फिर उसकी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? ख़तरे में हो जाएगी। जिस वजह से जब वो एंडोस्पोर बनाता है तो हम कहते हैं कि ये रेस्टिंग सेल में चला गया। ये सेल किस कंडीशन में चला गया? रेस्टिंग कंडीशन में चला गया। क्लियर? अच्छा, उसके बाद ये जो प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया स्पोर बनाता है, इस प्रोसेस को स्पोरुलेशन कहा जाता है। द प्रोसेस बाय व्हिच बैक्टीरिया मेक एंडोस्पोर इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले हर बैक्टीरिया हर कंडीशन में तो स्पोर नहीं बनाएगा। स्पोर कब बनना शुरू होंगे? बैक्टीरिया फेस अनफेवरेबल कंडीशन, जब बैक्टीरिया को नामुनासिब हालात का सामना करना पड़ेगा। पहला काम ये करते हैं कि बैक्टीरिया के पास जो डीएनए होता है, जिसमें एक सेल है, अच्छा वो सेल जो नॉर्मली ग्रो कर रहा होता है, अपनी सेल डिवीजन कर रहा होता है, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, उसको वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव सेल्स। उसको हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और जो रेस्टिंग में चला जाता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डॉर्मेंट सेल। डॉर्मेंट कोई चीज़ सोई हो उसके लिए भी हम वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, या कोई चीज़ छुपी हुई हो उसके लिए भी हम डॉर्मेंट का वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं। तो एक बैक्टीरिया है, ये अभी वेजिटेटिव है। क्या ये ग्रो भी कर सकता है, डिवाइड भी कर सकता है, अपने फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। जो ही इसको ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जो उसको लगता है ये अनफेवरेबल है, तो पहला काम क्या करते हैं? अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है और उसकी एक कॉपी एक साइड पे भेज देते हैं। अच्छा, जिस वक्त एक कॉपी एक साइड पे भेज दी तो सेल मेम्ब्रेन दरमियान से पिंच करती है, जिसकी वजह से इस मेन सेल और इस छोटे से डीएनए के दरमियान एक सेप्टम, एक दीवार बनना शुरू हो जाती है। तो अगला काम क्या, जो मेम्ब्रेन है वो एक सेप्टम बनाना शुरू करती है। इस सेप्टम का फायदा क्या होता है कि ये जो आप कह सकते हैं पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, थोड़ा सा पोर्शन और नया डीएनए, ये ओरिजिनल सेल से क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इस सेप्टम के बनते ही, इस दीवार के बनते ही इट आइसोलेट न्यू डीएनए, और न्यू डीएनए और थोड़ा सा इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है, वो उसको सेपरेट कर देता है, आइसोलेट कर देता है। अच्छा, उसके बाद जब ये आइसोलेशन हो जाती है फिर दोबारा ये जो पुराना सेल है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सराउंड करना शुरू कर देती है। जो मेम्ब्रेन अगेन ग्रोन अराउंड न्यू डीएनए, साइटोप्लाज्म एंड सेप्टम, तो इसके इर्द दोबारा ग्रो करना शुरू कर। ये सारी चीज़ें जो बनी है इनके इर्द दोबारा ग्रो कर, और थोड़ी देर बाद ऐसे लगता है कि ये जो अंदर अलग से स्ट्रक्चर बना था उसके इर्द गिर्द एक और मेम्ब्रेन लिपट गई।
ठीक है, नो इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, जब डबल मेम्ब्रेन बनी, यानी ये एक छोटा सा पोर्शन अलहदा हो गया, तो इसके दरमियान में, दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में एक पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर डेवलप होना शुरू होती है। क्लियर? तो न्यू पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर इज फॉर्म बिटवीन टू मेम्ब्रेन, और उसके बाहर आप कह सकते हैं एक कोट डेवलप होना शुरू हो जाती है ऐसे। और ये कोट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर वो मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया के बहुत सारे जो मुश्किल हालात हैं उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जैसे मैं कहता हूँ कि इस कोट के अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, जो हमारे नाखून में प्रोटीन होती है ना, केराटिन प्रोटीन, उसकी तरह की प्रोटीन होती हैं, जो आप कह सकते हैं आसानी से धूप के अंदर, रोशनी के अंदर, या थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो उसके अंदर ये स्टेबल होती है, ये आसानी से ख़राब नहीं होती। इसी तरह इसके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टीन, वो इसको मुख्तलिफ किस्म के केमिकल से इसको बचा रहा होता है। और बैक्टीरिया के अंदर खुद एक छोटा सा केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं डिप्लोकुलिनिक एसिड प्लस केमिकल कॉम्प्लेक्स। एक छोटा सा एसिड है और उसका केमिकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन वगैरह से बचा रहा होता है। यानी इन शॉर्ट इस सारे स्ट्रक्चर में ऐसे केमिकल जमा होना शुरू हो जाते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जो हालात हैं, जैसे हीट है, ड्राइनेस है, इसी तरह केमिकल्स हैं, या रेडिएशन है, या एसिडिटी है, या बेसिसिटी है, इन सारों से इसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो स्पोर कोट इज फॉर्म अराउंड इट। तो दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बनना शुरू हो जाती है और बाहर कोट बनना शुरू हो जाते हैं जिसको स्पोर कोट कहा जाता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चीज़ें डिपॉजिट होके एक अच्छी खासी मजबूत किस्म का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं दिस स्ट्रक्चर मैच्योर इनटू स्पोर, और वो स्ट्रक्चर स्पोर कहलाता है। अच्छा, अंदर स्पोर बन गया, बाहर जब हालात ख़राब थे उनकी वजह से जो बाकी सेल है, जैसे डीएनए है, ये टूटना शुरू हो जाता है, सेल डिहाइड्रेट करना शुरू हो जाता है, बाकी जो पूरा वेजिटेटिव सेल है वो टूटना शुरू हो जाता है। जब बाकी सेल ख़त्म होगा तो ये स्पोर हमारे पास बाहर रिलीज होके आ जाएगा। तो डीएनए ऑफ वेजिटेटिव सेल के जो नॉर्मल सेल था, ग्रोइंग सेल था, उसका डीएनए इंटीग्रेट करना शुरू कर देता है और उसका मुकम्मल सेल डिहाइड्रेट करना शुरू, उसमें से पानी लूज होना शुरू हो जाता है और वेजिटेटिव सेल आखिरकार टूटना शुरू हो जाता है और एंडोस्पोर रिलीज हो जाता है और बाहर की तरफ रिलीज होके आ जाता है। अब ये एंडोस्पोर इस कंडीशन में कब तक रहेगा? जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगी। और अगर रियलिटी की बात करें तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया मिलियंस ऑफ ईयर सर्वाइव कर सकता है। जैसे मैक्सिको जो अमेरिका का एक शहर है, उसके अंदर एक सार्ड से एक छोटा सा स्पोर निकला, उसके बारे में साइंटिस्ट का ख्याल है वो 250 मिलियन ईयर अगो, यानी इतना पुराना है। और तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक स्पोर के अंदर बैक्टीरिया कितने लंबे अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर जिस वक्त उसको मुनासिब हालात का सामना करना पड़ता है तो ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट होकर फिर दोबारा वेजिटेटिव सेल बनाएगा, वो सेल जो बाकी सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा, ग्रोथ करेगा, डिवीजन करेगा, उसको हम कहते हैं ये वेजिटेटिव सेल है। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट हमारा जो बीज होता है ना प्लांट पे, उस पर अप्लाई होता है कि जो बीज होते हैं उसके अंदर एम्ब्रियो होता है। तो जिस वक्त तक बीज को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, सही तरह पानी नहीं मिलता, मिनरल्स नहीं मिलते, खादें नहीं दी जाती, मिट्टी में नहीं ग्रो किया जाता, उस वक्त तक वो जो अंदर एम्ब्रियो है वो ग्रोथ शुरू नहीं करेगा। अच्छा, किसी भी स्पोर का, किसी भी बीज का मुनासिब हालात मिलते ही, फेवरेबल कंडीशन मिलते ही, जैसे मैं स्पोर का एक ऑर्गेनिज्म बनाना, एक सेल बनाना, इसी तरह बीज से एक पौधा बनना, ये जर्मिनेशन कहलाता है। ठीक है, यानी डोरमेंट चीज़ का दोबारा अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करके, अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना, या जैसे बीज के केस में हमारे पास पौधे का बनना, इस वजह से जो बीज होता है ना वो डोरमेंट होता है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है सीड डोरमेंसी। तो सीड डोरमेंसी कब खत्म होगी? जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। स्पोर की डोरमेंसी कब खत्म होगी? जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। तो फेवरेबल कंडीशन का दोबारा मिलना और स्पोर को दोबारा ग्रो करना, इस कंडीशन को हम कहते हैं जर्मिनेशन। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।